तो आज हम देखेंगे लेक्चर 7 में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉइंट चार्ज में क्या होता था कि हम लोग कूलम्ब्स लॉ में जैसे पॉइंट चार्ज की बात करते थे, तो पॉइंट चार्ज में हम लोग बोले थे कि कोई चार्ज Q है, ये अपने से r डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड देता है वो कितना देता है, वो देता है KQ/K² r²। आज हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे पॉइंट चार्ज की जगह हम लोग यूज करेंगे कंटिन्यूअस चार्ज, मतलब कि ढेर सारे पॉइंट चार्ज ना। जैसे मान लेते हैं कि किसी सिस्टम में ढेर सारे चार्जेज हों, मान लेते हैं कि जैसे ये कोई डिस्क है या कोई अनसिमेट्रिकल शेप का कोई चार्ज बॉडी जिसमें चार्जेस ढेर सारे हों, मतलब इनफाइनाइट चार्ज है। तो हम लोग एक एक केस लेंगे ना। सबसे सिंपल केस है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड वायर ना। तो पहला केस है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। तो ये पहले एक केस लेते हैं। मान लेते हैं कि एक चार्ज वायर है जिसपे कि टोटल चार्ज है Q और इसका लेंथ है वायर का L, और कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्म चार्ज है। L लेंथ का ये वायर या रॉड है, ये थिन रॉड कह सकते हैं, वायर मतलब थिन रॉड। और यहां से मान लेते हैं कि इसके एंड से उसी लाइन पे रॉड के अलोंग ही कोई पॉइंट P है जो कि A डिस्टेंस पे है। हमको क्या बताना है, हमको बताना है कि इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो कैसे करेंगे इसको। अभी तक जैसे हम लोग पॉइंट चार्ज की बात करते थे तो एक पॉइंट चार्ज होता था। इस रॉड में कितने पॉइंट चार्ज हैं, इस रॉड में तो इनफाइनाइट लाखों पॉइंट चार्ज हैं। इसका मतलब है कि हमको सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा। और हमको पता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि सारे चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, पॉइंट P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तरीका क्या है कि जो पॉइंट P होता था चार्ज कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे होता था। तो हम लोग ऐसा करेंगे कि रॉड से इस पॉइंट P से रॉड पे कोई चार्ज लेंगे जो कि पॉइंट P से कितने डिस्टेंस पे होगा, x डिस्टेंस पे होगा। और ये फार्मूला किसके लिए वैलिड होता है, पॉइंट चार्ज के लिए। तो हम लोग इसमें भी एक पॉइंट चार्ज लेंगे। पॉइंट चार्ज लेने का तरीका आपको पता ही है, बताते चले आए हैं शुरू से ही। क्या करेंगे, एक रॉड का एक dx लेंथ का एक एलिमेंट लेंगे। तो x दूरी पे कितना लेंथ ले लेंगे, इसका एक dx लेंथ का वायर का, रॉड का या वायर का dx लेंथ ले लेंगे। तो dx में क्या हो जाएगा, छोटा सा पॉइंट चार्ज dq आ जाएगा। इस dq का वैल्यू क्या होगा, इस dq का वैल्यू होगा Q/L इंटू dx। कैसे पता, L लेंथ पे यूनिफॉर्म है तो Q चार्ज है तो 1 पे क्या होगा Q/L, तो dx लेंथ पे क्या होगा Q/L इंटू dx हो जाएगा। यही हो जाएगा dq का वैल्यू। तो अब देखिए ये छोटा सा चार्ज था पॉइंट चार्ज, तो ये फार्मूला लगाते थे r डिस्टेंस पे। तो ये छोटा सा चार्ज है dq कितने डिस्टेंस पे, इस P से x डिस्टेंस पे। तो यहाँ पे ये कितना इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड dE देगा। तो जिस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा बताइए, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा Q की जगह dQ रख देंगे तो K dQ/K² बताइए x²। ठीक है। अच्छा, आप ये पूछ सकते हैं कि क्या हम पॉइंट इस रॉड मानते हैं ये AB रॉड है, तो आप पूछ सकते हैं क्या हम A से ले सकते थे क्या x, बिल्कुल ले सकते थे। लेकिन ध्यान रखिए कि जब आप A से x डिस्टेंस लेते तो वो पॉइंट P से कितने डिस्टेंस पे जाता, A प्लस x होता। तो यहाँ पे x² नहीं करते, तब हम लोग क्या करते, A प्लस x का होल स्क्वायर। और यहाँ पे जब हम इसको ऐड करेंगे सारे इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो वहां पे हम लोग x का स्टार्टिंग वैल्यू A लेंगे और x का एंडिंग वैल्यू A प्लस L लेंगे, क्योंकि ये रॉड जो है कितने लेंथ का है, ये तो एक L लेंथ का रॉड है। तो इसमें जो है x का वैल्यू स्टार्टिंग A से होगा, एंड होगा A प्लस L। और जब हम x यहां से लेते तब कहां से शुरू होता, 0 से L, लेकिन वहां पे क्या होता, x की जगह क्या होता, A प्लस x। फिलहाल अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये बताइए कि जब ये एक dq चार्ज था तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड देता था, dE देता था। इसका डायरेक्शन क्या होता था, डायरेक्शन होता था इस चार्ज से इस पॉइंट के अलोंग, मतलब कि रॉड के अलोंग ही, वायर के अलोंग ही होगा। तो जितने सारे चार्जेस हैं सबका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम होगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, इसी को ऐड कर देना होगा, मतलब इंटीग्रेट कर देना होगा। तो इंटीग्रेट कर क्या करेंगे, K dQ की जगह क्या रख देंगे, यहां से KQ/L इंटू dx/K² बताइए x²। और जो बता रहे थे लिमिट कहां से कहां लगाएंगे, x 0 नहीं, x का इनिशियल वैल्यू कहां से स्टार्ट है, A से, और x का अंतिम वैल्यू कहां तक गया है,
रॉड कहां शुरू है, x इक्वल टू ए से, और कहां तक गया है, x इक्वल टू ए प्लस एल तक। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट करके साइड में दिखा देते हैं। 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/x होता है। लिमिट कहां से कहां, ए से लेके ए प्लस एल। माइनस है तो अपर लिमिट के बजाय लोअर माइनस अपर हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा ए प्लस एल। तो क्या है, एल बाई ए इंटू ए प्लस एल आया। तो इसका उठा के यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, के क्यू बाई एल इंटू एल बाई ए इंटू ए प्लस एल। जब उठा के वैल्यू रख देंगे तो एल एल कैंसिल हो जाएगा। फाइनल आंसर क्या आ गया, के क्यू बाई ए इंटू ए प्लस एल आ गया। मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पे आया, के की जगह हम लोग क्या कर देंगे, 1/4πε0, तो क्यू बाई 4πε0 ए इंटू ए प्लस एल इज द आंसर। ठीक है, तो आप ध्यान से समझ लीजिए। अच्छा, जो हम ये पॉइंट जो पहले बता रहे थे, हम कहते हैं अगर यहां से आप x लेते, a से x लेते, तो नीचे x की जगह होता a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। उस समय लिमिट 0 से l होता। आंसर क्या आता करके देखिएगा, सेम आएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नोट हो गया ना, स्क्रीन पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम जो है अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी में क्या करेंगे हम लोग कि जो पॉइंट था रॉड के अलोंग था, अब ऐसा करते हैं कि जनरल लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि वही रॉड है एल लेंथ का ना, या ऐसा करते हैं कि एक रॉड लेते हैं जिसका कि लेमडा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ है। लेमडा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑन द रॉड। पिछले केस अगर ये एल लेंथ का क्यू चार्ज का रॉड या वायर होगा, थिन है, तो लेमडा को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यू बाई एल, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो मान लीजिए कि यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड कोई रॉड है, और यहां से एक जनरल पॉइंट हम लोग ले लेते हैं। कोई पॉइंट पी है, इससे परपेंडिकुलरली आर डिस्टेंस पे है। ठीक है, हमको ये बताना है इस पॉइंट पे पी पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। फाइनाइट है, तो चलिए हम लोग दोनों एंड को बता देते हैं कि रॉड के जो दोनों एंड हैं वो कितने कितने एंगल पे हैं यहां से। तो मान लेते हैं कि ये ए है, यहां से इस पॉइंट से θ1 एंगल सबटेंड कर रहा है, और जो रॉड का बी पॉइंट है यहां से मान लेते हैं θ2 एंगल सबटेंड कर रहा है। ठीक है, या चलिए ऊपर वाले को हम लोग θ1 कर देते हैं, नीचे वाले एंगल को चलिए θ2 कर देते हैं। रॉड कैसा है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, लेमडा इज चार्ज पर लेंथ। हमको पता करना है कि इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, और वो पॉइंट पी का डिस्टेंस यहां से क्या है, परपेंडिकुलर आर डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड वायर। ठीक है, तो इसको आप ट्राई करिए, फिर हम आपको इसका आंसर सोल्यूशन बताते हैं। ठीक है, तो जैसा देख रहे हैं आप कि ये ऊपर वाला एंगल है आपका θ1 और नीचे वाला एंगल है θ2, और हमको क्या पता है, हमको θ1 पता है, हमको θ2 पता है, और हम डिस्टेंस r पता है। ठीक है, फाइनाइट है, मतलब कि हम θ1 θ2 से रॉड का लेंथ भी निकाल सकते हैं। तो पॉइंट पी पे तो ऐसा करते हैं कि यहाँ थीटा पे ही थीटा, चूंकि θ1 θ2 है, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि यहां से एक थीटा एंगल पे एक डी थीटा एलिमेंट लेते हैं, क्योंकि हमको अगेन फिर से क्या सेलेक्ट करना है, अगेन फिर से एक पॉइंट चार्ज सेलेक्ट करना है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, थीटा एंगल पे एक रॉड का बहुत छोटा सा एक आर्क लेंगे जो कि डी थीटा एंगल सबटेंड कर रहा होगा। इस डी थीटा से क्या आ जाएगा कि यहाँ पे डी क्यू चार्ज मिल जाएगा, क्योंकि डी क्यू से ही हमें क्या पता चलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता चलता है, क्योंकि जो फार्मूला है दैट इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज ओनली। ठीक है, तो डी क्यू है, तो पहले डी क्यू का वैल्यू देख लेते हैं हम लोग कैसे निकालेंगे। तो मान लेते हैं कि ये यहाँ पे जो है वो डी क्यू, अगर ये मान लेते हैं x डिस्टेंस है, ठीक है, तो ये कितना लेंथ होगा, इसमें मान लेते हैं dx लेंथ रहा होगा, तो dq का वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए, लेमडा इंटू dx हो जाएगा, क्योंकि लेमडा दिया है चार्ज पर यूनिट लेंथ। अच्छा, चूंकि हमको जो भी सब्स्टिट्यूट करना है थीटा के फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करना है, तो हम लोग dq को भी जो है dx को भी थीटा में ले चलेंगे। कैसे लिखेंगे जरा आप देख लेते हैं हम लोग, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन। वी नो दैट tan थीटा इज परपेंडिकुलर पाई बेस tan थीटा इक्वल टू x पाई r, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, r tan थीटा हो जाएगा। सो dx का वैल्यू क्या हो गया, r sec स्क्वायर थीटा इंटू
डी थीटा हो गया, ठीक है। अच्छा अब देख लेते हैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या आएगा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा डी क्यू का वो डीई आएगा ना, और जहां पे डीई का वैल्यू बताइए क्या होगा, डी का वैल्यू होगा के डी क्यू बाई क्या स्क्वायर, ये डिस्टेंस। अच्छा ये बताइए डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका आर क्या होगा, आर सेक थीटा, ठीक है, क्योंकि सेक थीटा का कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, कॉस थीटा का वैल्यू होगा बेस बाई हाइपोटेन्यूज आर बाई आर डैश, सो आर डैश हो जाएगा आर बाई कॉस थीटा मीन्स आर सेक थीटा, ये आर डैश है आपका, ये वाला डिस्टेंस यहां से। तो के डी क्यू बाई क्या स्क्वायर बताइए, आर डैश स्क्वायर, सो के डी क्यू की जगह हम लोग क्या रख देंगे, डी क्यू की जगह रख देंगे यहां से उठा के वैल्यू बताइए, यहां से डी क्यू क्या आएगा, लेमडा इंटू डी एक्स हो जाएगा, सो डी क्यू की जगह हो जाएगा लेमडा इंटू आर इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई आर डैश स्क्वायर, और आर डैश स्क्वायर यहां से बताइए क्या है, आर डैश स्क्वायर इज आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, सो डीई का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, जो डीई का वैल्यू आ गया वो सिंपली आ गया के लेमडा बाई आर इंटू क्या आ गया, डी थीटा आ गया, के लेमडा बाई आर इंटू डी थीटा, के लेमडा आर सब कांस्टेंट है, केवल डी थीटा के टर्म में डीई का वैल्यू आया, ठीक है। अच्छा अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात देखिए, अब डी को सीधे में इंटीग्रेट करके ऐड नहीं कर पाएंगे, क्यों बताइए, क्योंकि पिछले केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो सब सेम डायरेक्शन में थे, इसलिए सीधे सीधे ऐड हो गया था। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हर थीटा के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बदल जाएगा, तो हम क्या करेंगे डीई को कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लेंगे। तो डीई का दो कंपोनेंट आएगा, एक आएगा डीई कॉस थीटा और एक आएगा डीई साइन थीटा, ठीक है। तो इससे क्या एडवांटेज होगा कि जब हम डी कॉस थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें एक्स कंपोनेंट मिल जाएगा, और जब डी साइन थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें वाई कंपोनेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हमें पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का व्हाट इज एक्स कंपोनेंट, कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट नथिंग बट इंटीग्रल डीई कॉस थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा के लेमडा बाई आर इंटीग्रल ऑफ कॉस थीटा डी थीटा, और लिमिट कहां से कहां लगाएंगे, तो देखिए यहां से ऊपर के एंगल को हम पॉजिटिव लिए हैं, तो ऊपर का एंगल है आपका थीटा 1 और नीचे का क्या है थीटा 2, अब ऊपर का एंगल है टोटल थीटा 1 और नीचे का टोटल थीटा 2, तो यहां से चलेगा माइनस थीटा 2 से लेके थीटा 1, क्योंकि हमको कहां से कहां तक लेके चलना है, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी सारा कवर करना है, तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव है, नीचे का डायरेक्शन नेगेटिव है, तो हम नीचे से लेके ऊपर तक जाएंगे, तो यहाँ माइनस थीटा 2 से थीटा 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन, और साइन थीटा 1 क्या हो जाएगा साइन थीटा 1, और साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो फाइनल आंसर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट वो आया के लेमडा बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट आ गया, ठीक है। तो Ex इक्वल्स टू के लेमडा बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P एक्स कंपोनेंट इज के लेमडा बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट आगे आपको बताते हैं, ठीक है। एक्स कंपोनेंट है, इसी प्रकार से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट क्या आएगा, व्हाट इज वाई कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटीग्रल डीई क्या थीटा बताइए, इंटीग्रल डीई साइन थीटा, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट यहां हम लोग नीचे की तरफ दिखा रहे हैं ना, इसका मतलब कि ऊपर का पार्ट इसको जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। देखिए क्या आएगा, तो के लेमडा बाई आर इंटीग्रल साइन थीटा डी थीटा, अगेन लिमिट कहां से कहां माइनस थीटा 2 से थीटा 1, और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का होता है माइनस कॉस, तो ये क्या हो जाएगा के लेमडा बाई आर माइनस कॉस थीटा माइनस थीटा 2 टू थीटा 1, देखिए क्या आ जाएगा के लेमडा बाई आर, अच्छा ये हो जाएगा माइनस बाहर ले लेंगे तो कॉस थीटा 1 ना, और कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, तो ये क्या हो जाएगा, या तो ऐसा करते हैं
कि हम लोग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देते हैं, ये हो जाएगा, या ये चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, कॉस माइनस बाहर ले लिए, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ माइनस थीटा 2, ठीक है। तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस ही थीटा होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया के लेमडा बाई आर, के लेमडा बाई आर कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट आ गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का आपका वाई कंपोनेंट आ गया, ठीक है। तो एक याद करने के लिए, जैसे मान लीजिए कैसे याद रहेगा, एक याद करने का आपको टेक्निक बता रहे हैं कि हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट कैसे आएगा, कॉस थीटा को इंटीग्रेट करके कॉस का क्या होता है, साइन होता है, और हमें पता है कि ऊपर वाला जो भी वायर है इस मिड पॉइंट के ऊपर वाला वायर या नीचे वाला वायर दोनों एक ही डायरेक्शन देंगे तो क्या होगा, ऐड होगा, तो इसका मतलब कॉस माइनस साइन दोनों ऐड हो रहे हैं ना। अच्छा, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक का जो वाई कंपोनेंट आएगा, नीचे वाला जो पार्ट होगा वो ऊपर की तरफ देगा, नीचे के जितने सारे चार्ज हैं वो ऊपर देंगे, ऊपर के जितने चार्ज होंगे वो नीचे देंगे। अगर ऊपर का एंगल बड़ा है, मतलब थीटा 1 बड़ा है, तो ऊपर का मिड पॉइंट के ऊपर वाला रॉड ज्यादा बड़ा होगा, तो ऊपर वाला ज्यादा बड़ा होगा तो ऊपर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, नीचे आएगा, मतलब थीटा 1 बड़ा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नेगेटिव वाई में आएगा, और थीटा 2 बड़ा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव वाई में आएगा, ठीक है। और हमको ये पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे साइन थीटा होगा, साइन का क्या होता है, कॉस होता है, और कॉस थीटा अगर थीटा ज्यादा हो तो कॉस का क्या होता है, कम होता है। अगर मतलब कि अगर थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2, सो कॉस थीटा 1 इज लेस देन कॉस थीटा 2, और थीटा 1 बड़ा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, नीचे आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे आएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, वो नेगेटिव में आएगा। तो नेगेटिव देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, cos थीटा 1 इज लेस देन cos थीटा 2, ठीक है। अगर थीटा 1 बड़ा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, ऊपर आएगा, देखिए क्या आ रहा है, नीचे की बजाय किधर आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है, जो कि हम लोग डायरेक्शन किधर दिखाए थे, नीचे दिखाए थे, ठीक है। तो आराम से आप नोट कर लीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट भी और इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट भी, ठीक है। मतलब इन जनरल फिर से एक बार आपको नोट करा दें कि ये थीटा 1 एंगल, ये थीटा 2 एंगल, ये डिस्टेंस आर है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है, ये रॉड है या वायर है, थिन वायर है, लेमडा चार्ज लेंथ है, पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट क्या आया था, के लेमडा बाई आर। बताइए क्या करेंगे, एक्स किसकी वजह से आता है, इंटीग्रल ऑफ डी कॉस का क्या होता है, साइन दोनों ऐड ही होंगे तो क्या होगा, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट चलिए मान लेते हैं कि थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट किधर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वाई कंपोनेंट आएगा वो किधर आएगा, वो ऊपर की तरफ आएगा ना, तो ऊपर की तरफ आएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा के लेमडा बाई आर। अगर हम लोग ऊपर की बात करते हैं ना, ऊपर की तरफ, तो कौन बड़ा होगा यहाँ पे बताइए, यहाँ पे कौन बड़ा होगा, यहाँ पे थीटा 1 लेस देन थीटा 2, मतलब कि नीचे वाला बड़ा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ आएगा, तो cos थीटा 1 क्या होगा, इज ग्रेटर देन cos थीटा 2, तो हम लोग क्या कहेंगे, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा, और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉइंट पी पे आएगा वो आएगा EXI प्लस EYJ। अच्छा, इसका एक हम लोग स्पेशल केस लेते हैं ना, इनफाइनाइट वायर का ना, इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट वायर में क्या होगा कि ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक वायर है, काफी बड़ा वायर है, लॉन्ग वायर है। इनफाइनाइट देखिए एक रिलेटिव टर्म होता है ना, जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई कहे कि ये वायर से पॉइंट आर बहुत पास है, बहुत क्लोज है, मान लेते हैं कि ये 2 मीटर का वायर है और 2 मिलीमीटर डिस्टेंस पे पॉइंट पी फील्ड निकालना है, तो अपने आप में क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट वायर जैसा बिहेव करने लगता है। तो इनफाइनाइट वायर अगर होगा तो यहाँ पे थीटा 1 और थीटा 2 दोनों क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा ना, जैसे यहाँ से भी देखेंगे तो बहुत दूर, यहाँ से भी देखेंगे तो बहुत दूर, तो दोनों 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री रखेंगे तो cos 90 हो जाएगा 0, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो y कंपोनेंट हो जाएगा वो 0 आ जाएगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट आएगा sin 90 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा,
तो ये आ जाएगा 2k लेमडा बाई आर, और k का वैल्यू क्या होता है 1/4π0। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि ये आ जाएगा लेमडा बाई 2π0 आर आता है। तो याद कर लीजिए कि इनफाइनाइट वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आ जाएगा लेमडा बाई 2π0 आर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, याद भी कर सकते हैं। इसको एक और तरीका से हम लोग बताएंगे, जब गॉस लॉ बताएंगे तो उसका एक अलग डेरिवेशन एक लाइन में आएगा। फिलहाल अभी आप इसको नोट कर लीजिए। अब अगला केस देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर। सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट का मतलब होता है इनफाइनाइट का आधा क्या होगा, इनफाइनाइट का आधा इनफाइनाइट होगा। तो सेमी इनफाइनाइट कहने का मतलब ये है कि वायर का एक एंड हमको पता है, ए पता है कि कहां पे है, बी नहीं पता। तो मान लेते हैं कि वायर का एक एंड आपको स्टार्टिंग पता है, एंड नहीं पता, मतलब जो पॉइंट होगा वो यहां से r डिस्टेंस पे होगा। तो इस केस में θ2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, θ2 का वैल्यू 0 होगा, और θ1 अभी भी क्या होगा 90 डिग्री ही होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का देखिए जो कंपोनेंट आएगा Ex वो क्या होगा, वो होगा k लेमडा बाई r, क्या होगा साइन θ1 प्लस साइन θ2, मतलब कि साइन 90 ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा लेमडा बाई 4π0 r, मतलब k बाई r आ गया। तो k लेमडा बाई r आ गया, k का वैल्यू रख देंगे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट आया, और सिमेट्री से हमें पता है जितना x होगा उतना ही y होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट ये, इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट, जब वैल्यू आप उठा के रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट उसी फार्मूले में रखेंगे तो अगेन k बाई r ही आएगा। मीन्स साइन θ2 क्या था बताइए, वहां तो cos होता है ना, cos 90 0 cos 0 1, तो अगेन यही आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज लेमडा बाई 4π0 r। मीन्स रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा पॉइंट P पे वो Ex स्क्वायर प्लस Ey स्क्वायर का अंडर रूट आ जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट आ जाएगा लेमडा बाई 4π0 r अंडर रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका सेमी इनफाइनाइट की वजह से। इसका एक और शॉर्टकट तरीका है, जैसा भी हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि सेमी इनफाइनाइट को हम लोग ऐसा दो पार्ट में मान सकते हैं, ठीक है। तो ये मान सकते हैं कि ये एक इनफाइनाइट वायर है ना, ऊपर वाला भी, और ऊपर वाला सेमी इनफाइनाइट, नीचे वाला सेमी इनफाइनाइट। अच्छा, ऊपर वाला अगर यहाँ पे ई दे रहा होगा तो नीचे वाला भी क्या दे रहा होगा, नीचे वाला भी ई दे रहा होगा, ठीक है। और दोनों कितने एंगल पे होंगे 90 डिग्री पे। तो ई अंडर रूट 2 क्या हो जाएगा, ई अंडर रूट 2 हो जाएगा वही इनफाइनाइट वाला, कितना आया था लेमडा बाई 4π0 r। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा ई रूट 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा पॉइंट P पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू रूट 2, ई रूट 2 का वैल्यू हो जाएगा, ई रूट 2 का वैल्यू हो जाएगा, ई रूट 2 का मतलब ई और ई का रिजल्टेंट क्या होगा, अगर ये ई देगा तो ये भी ई देगा, दोनों मिला के किसके इक्वल टू होने चाहिए, दोनों मिला के होना चाहिए ई रूट 2 का वैल्यू होना चाहिए लेमडा बाई 2π0 से इनफाइनाइट वाले का क्या था लेमडा बाई 2π0 r। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा लेमडा बाई 2√2π0 r, जो कि क्या आएगा, जो कि इसी के इक्वल टू आएगा। देखिए ऊपर नीचे क्या करेंगे, ऊपर नीचे हम लोग √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर नीचे जब √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा लेमडा √2 बाई 4π0 r। ये उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका है, ठीक है। तो इसको आप नोट करिए, फिर इस पे एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं इस पे, हाँ। एक वायर है, ये मान लेते हैं कि ये एंगल है आपका 53 डिग्री एंगल और ये 37 डिग्री एंगल है, ठीक। और यहां से जो है आपका 2 मीटर डिस्टेंस पे ये पॉइंट P है ना, और यहाँ पे इस वायर पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का वो जो है वो 1.2 इंटू 10⁻⁻⁶
-6 कूलम पर मीटर इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेमडा जिसको है चार्ज पर लेंथ हमको बताना पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट, ये था के क्यू बाई आर ब्रैकेट में साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ठीक है, अच्छा जो डिस्टेंस है वो कितना है? 2 मीटर है। के का वैल्यू है 9 इंटू 10⁹, डिस्टेंस इज 2 मीटर। और यहां पर जाएगा साइन थीटा 1 0.6 प्लस साइन थीटा 2 0.8, तो ये आ गया 1.4। मतलब क्या हो जाएगा ये? अच्छा हम लोग के लेमडा बाई आर था, क्यों नहीं। अच्छा लेमडा का वैल्यू हम लोग नहीं रखे, तो लेमडा का यहाँ पे रख देते हैं। के लेमडा कितना था? 1.2 इंटू 10⁻⁶। तो ये कितना हो गया? 9 इंटू 10⁹ इंटू 1.4 इंटू 0.6 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट आ गया। उसी तरीके से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट आएगा वो कितना आ जाएगा? वो के का वैल्यू है 9 इंटू 10⁹। ठीक है, लेमडा की जगह क्या रख देंगे? 1.2 इंटू 10⁻⁶ डिवाइड बाई डिस्टेंस अगेन कितना है? 2 मीटर दिया हुआ है। इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताइए किधर होगा? नीचे होगा ऊपर होगा? वाई कंपोनेंट। तो हमें पता है देखिए ये वाला एंगल बड़ा है, इसलिए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा? ऊपर की तरफ ही आएगा वाई कंपोनेंट। इसका मतलब है कि cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 करेंगे यहाँ पे। तो cos 37 माइनस cos 53, cos 37 is 0.8 माइनस 0.6, तो हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा, 0.1 बचेगा, मतलब 10⁻⁷ हो जाएगा। ठीक है, तो 9 इंटू 1.2 इंटू 10⁻⁷, तो ये हो गया 1.08 इंटू 10⁻⁸ न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट, जैसे एक ऐसे क्वेश्चन था। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट, इसको सिंप्लीफाई करने पर क्या वैल्यू आएगा देख लेते हैं। यह आ जाएगा 0.84 इंटू 0.84 इंटू 9, तो ये आ गया आपका 7.56। तो ये आ जाएगा आपका 7.56 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको जानना होगा तो कहेंगे कि EXI प्लस EYJ। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको ना, इसको नोट कर लीजिए आराम से। फिर इसके बाद हम लोग अगला यूनिट डिस्कस करेंगे। अभी तक हम लोग क्या देखे कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाई की वजह से। अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड आर्क की वजह से, सर्कुलर आर्क, सेमी सर्कुलर वायर ना, क्वार्टर सर्कुलर वायर, ये सब सारे हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, ओके।